जय हिंद दोस्तों। आज हम WBSC-TCL के लिए ये क्या कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर से HR का जो हमारा पोस्ट निकला है 10 पोस्ट, उसका डिसिप्लिन का मैंने 2 यूनिट करा दिए थे। आज हमारा 3rd यूनिट स्टार्ट करूँगा मैं, ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट। थोड़ा सा टाइम लग गया 3rd यूनिट आने में, क्योंकि मैं खुद अपने ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बिज़ी था, बहुत ही टाइम नहीं था और इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सॉरी। आपका एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आ चुका है 12 अगस्त। मैंने शायद आपको बोला भी था कि आपके फॉर्म भराने के 1 या 2 महीने के अंदर ये आपको एग्ज़ाम ले लेंगे। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने अभी तक 2 यूनिट के अच्छे से कर लिया होगा। जो मैंने वही बोला आपका, जो मैंने पहले बोला था, UGC नेट के 5 ईयर के क्वेश्चन लगातार लगाएं, उनको एनालिसिस करें। मेरे पास लास्ट बार जो WBSC-TCL का असिस्टेंट मैनेजर HR का जो हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर मैंने जुगाड़ कर लिया है, मतलब कि मेरे को मिल गया है। मैं TCL का क्वेश्चन पेपर के लिए लगा हूँ, लेकिन कहीं से उम्मीद नहीं दिख रही है कि मुझे मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी वो पेपर दिया था, बट उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराया था, मतलब उन्होंने ले लिया था। TCL का क्या था कि इन्होंने मेल पे प्रोवाइड कराया था, जो मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। और TCL का मैं देखा तो मुझे मेरे मेल पे भी नहीं मिला और ना उनके वेबसाइट पे मिला। तो मुझे जो वो मिल चुका है। मैं कल परसों तक उसका वीडियो आपको डाल दूँगा और आप देख लीजिएगा कि जो मैंने पढ़ाया है उससे आपका रिलेटेड है कि नहीं। और उसमें बाकी भी आपके जो भी GS के और सारे क्वेश्चन का एक आपको आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या है। एक तो इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ टफ होगा। लेकिन UGC नेट का जो मैंने आपको बोला 10 ईयर के या 5 ईयर के क्वेश्चन बैंक आप रखें, उन्हीं को एनालाइज करें। आपका डिस्क्रिप्टिव या जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो आपको अच्छे से वो पढ़ाएंगे। तो ठीक है, बाकी बातें छोड़ते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 3rd यूनिट और इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उतना ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये प्राइवेट वालों के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें इंटरनेशनली उतना कुछ करना नहीं होता है, या कि इनसे इतना, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। लेकिन एक बार अपना रफ आइडिया ले लेंगे इसका, ठीक है। और नहीं हुआ तो मैं अगस्त में एक रैपिड क्वेश्चन चलाऊँगा। मैंने ये सोचा है कि अगस्त में तो सॉरी दोस्तों, अगस्त में मैं मतलब कि बिजी रहूँगा। मैं 6 अगस्त तक तो आई थिंक मैं 28 को जाऊँगा, जुलाई को। 6 अगस्त तक मैं भी ठीक है। मैं उसके पहले एक ट्राई करूँगा कि आप लोग के लिए एक रैपिड सेक्शन ले आए 3-4 घंटे का, जिसमें मैं एक प्रॉपर क्या क्या क्वेश्चन होंगे वो मैं बना दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बहुत बार कि बता दिया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसलिए रखा जाता है कि उनके एम्प्लॉय का प्रॉपर वे में उनका एक्सपीरियंस, उसका लर्निंग, उनका बायोडाटा और उन पर स्ट्रेस ना हो, वो स्ट्रेस फ्री काम करें, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी ये बढ़े। यही मेन रीज़न था। आज से नहीं, या पहले भी आप देखे होंगे। बाकी आपने डेफिनेशन में आपको स्क्रीन पे यार दिखाई रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट is a organized learning experience provided by the employee to bring about the possibility of performance growth or personal growth within the specific period of time। यानी एक टाइम पीरियड में वो कितना परफॉर्मेंस दे सकता है और कितना उसका ग्रोथ, हम एक 8 घंटे का जो भी पीरियड है या 6 घंटे का जो भी पीरियड उससे ले रहे हैं, उससे हम उससे कितना कि प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस कितना हाई करा सकते हैं। यही है ह्यूमन रिसोर्स। जिससे नीचे वाले में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड अनविलिंग ह्यूमन एक्सपर्टीज थ्रू पर्सनल ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। स्वान्स एंड हॉल्टन का 2001 में कहा गया। मैं ये चीज़ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो आप पहले बता रहे हो। मैं ये सब चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद ये मैं कि मेरा माइंड कह रहा है कि ये प्रॉपर का एक डेफिनेशन दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि ये किसने बोला, गिलियन इंग्लैंड ने, स्वैन ने, हॉल्टन ने। तो ये आपको थोड़ा सा एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। आना ना आना वो अलग चीज़, लेकिन आप छाट पाएंगे ना कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है।
अगर आप मतलब इसको क्या कहते हैं एलिमिनेटरी मेथड, आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये चीज़ इसने नहीं कहा, ये चीज़ इसने नहीं कहा। मैं ये सेकंड थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में भी आपको यही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मीनिंग ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग। Human resource development can be defined to set of the systematic and plan activity designed by the organization to provide its member with opportunity to learn necessary skill to meet current and future job requirement। यहाँ पे क्या कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सबसे एक प्लान होना चाहिए एक्टिविटी जो भी है। ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर है वो अपॉर्चुनिटी जैसा प्रोवाइड करे कि आप में एक नया स्किल है। आज तो आप जान रहे हैं कि आज मेरे हिसाब से आज जो हम हैं शायद 10 साल बाद जो पूरे वर्ल्ड ने पिछले 200 सालों में जो नहीं किया वो आगे 10 सालों में होगा, क्योंकि इतना मतलब आपको नया चीज़ जानना होगा। आपका मतलब कि फ्यूचर क्या है। मेरे को तो लग रहा है कि हम लोग HR का जॉब शायद फ्यूचर में ना हो, क्योंकि AI ऐसा आ चुका है कि HR का जॉब को वो रिप्लेस कर देगा मेरे हिसाब से। तो आपको नया टेक्निक अगर आप सीख पाओगे तो यही है मीनिंग ऑफ HRD। ये आपको इंटरव्यू में काम आएगा। इंटरव्यू अगर जिन लोगों का होगा वो अगर इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल करेंगे, मैं आपको मतलब बताऊंगा क्या क्या पढ़ के आना मतलब कि कैसे, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा। तो आपको इंटरव्यू का और ये सब वर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हूबहू यही डेफिनेशन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में 1 लाइन में। इसका क्या है, क्या फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट है HRDD का मीनिंग, क्या अपॉर्चुनिटी टू लर्न द स्किल और आपके स्किल को इम्प्रूव करना, क्या ये HRD का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, लर्निंग इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट ड्राइव्स ऑर्गेनाइज टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये सबके लिए लागू होता है कि लर्निंग जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सिर्फ ओनली ऑर्गेनाइजेशन की नहीं हर चीज़ की है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे कि लर्निंग तो आपको हर जगह सीखना ही है। Then HRD activity should be begin when an employee join us to organize and continuous throughout his or her career, irrespective of the authority and responsibility level that the person hold। तो HRD activity should begin यानी HRD activity start होगा, should begin यानी कब स्टार्ट होगा, when an employee join and ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा तब। उसके पहले तो आप उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं करते, वो ज्वाइन करेगा आपके लेवल में आएगा तब। एंड कंटिन्यू थ्रू आउट हिज और हर कैरियर, जब तक उसका कैरियर है तब तक वो HRD एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल लेवल दैट द पर्सन होल्ड। यानी आप HR में रहेंगे तो आपको यही देखना है कि किस एम्प्लॉय का कितना हम उसका ग्रोथ कर पाएंगे, उसको कितना कैरियर हम ऑर्गेनाइजेशन में उसका रिस्पेक्टिव एफर्ट ले पाएंगे कि वो हमको ज़्यादा अपना क्या बोल सकते हैं उसको, वो अपनी स्किलफुल काम दे सके, हमको एक प्रोडक्टिव पूरा वर्क दे सके। तो ये आपको थ्रू आउट द कैरियर, जब से वो ज्वाइन करेगा और आपके कैरियर उसका ख़त्म होगा तब तक HRD एक्टिविटी, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटी दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा। आज से 5 साल पहले लोगों को कंप्यूटर विजय थे, आज हमने कंप्यूटर सिखाया। आज के 10 साल बाद हमको उनको AI सिखाना होगा। जो उसके पहले टाइपराइटर नहीं था, हाथ से लिखते थे, लोगों को टाइपिंग सिखाया गया। तो हर ऐसे बहुत कुछ है। आज जैसे मोबाइल का मैं अभी खुद बोल रहा हूँ कि आज मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जैसे काम कर रहा हूँ WBC TCL DCL में, तो अभी हम लोग हाथ से लिख के मतलब कि करते थे कि जो भी बिल है या जो भी हमारा रिटन वर्ड होता था, आप लोग उसको क्या कहते हैं, जो हमारा जो ऑफिशियली लेटर होता था, आज के लिए ई ऑफिस में ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी रिसेंटली हमारा टेंडर का प्रोसेस जो है गवर्नेंस JAM के थ्रू, गवर्नमेंट मार्केटिंग के थ्रू स्टार्ट हो गया है। तो चलो ऐसे ही आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नया एक्टिविटी आपको करना होगा। देन HRD प्रोग्राम आर फोकस्ड ऑन द इंटीग्रेट लॉन्ग टर्म plans and strategic of the organization with the requirement of the changes in the job, ensure the efficient in the effective use of all the resources available to the organization। यानी HRD प्रोग्राम क्या चीज़ पे फोकस है, इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्लान्स, यानी आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिक्वायरमेंट है, वो जॉब को कैसे इफ़िशिएंट वे में काम कर पाएगा, इफ़ेक्टिव वे में काम कर पाएगा।
ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसका एक बहुत बड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से मैं ज़्यादा साल पहले नहीं, लाइक 10 ईयर्स बिफोर, 10 to 15 ईयर बिफोर, अगर आप लोग होंगे, आप अपने फादर मदर की बात किया कि मतलब बहुत बड़ा एग्जांपल है कैमरा का, कि कैमरा पहले आता था रील वाला, रोल वाला, एक रील में 30 या मतलब कि 40 कैमरा होते थे। उन्होंने अपना इफेक्टिव HRD प्रोग्राम क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने सही से किया नहीं किया, ये मैं नहीं मतलब कि बोल सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन वो आज फेलियर है। आज उनके पास कोडैक का कोई भी मतलब, कोडैक एक जो सबसे बड़ी कंपनी थी, ही इज डिस्ट्रॉय। क्यों? आपने नए आइडिया, आपने फ्यूचर नहीं सोचा। आज से 5 साल 10 साल पहले जो लोग CD या DVD पे शिफ्ट थे, आज वो कंपनी शिफ्ट हुई। अगर वो वहाँ पे नहीं है, मतलब कि मोजरवियर का आपने नाम सुना होगा, बहुत मतलब कि CD बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी, आज वो शिफ्ट हो गई है कहीं, वो कहीं डैम बना रही है, कहीं यहाँ नहीं, क्योंकि आपको शिफ्ट होना ही होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट का है, फ्यूचर का आपका रिक्वायरमेंट का चेंजेस। डार्विन्स का एक थ्योरी है, जो सर्वाइव करेगा वही लाइफ में रह पाएगा। तो आपको चेंजेस लाना पड़ेगा, अपने आप में आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। इसलिए आपको HRD प्रोग्राम आपको करना ही पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि रिक्वायरमेंट चेंजेस क्या है, और जो आप फ्यूचर देखें क्या वो आपके लिए चेंजेस वो सही है या नहीं है। फिर नोकिया का एक बहुत बड़ा ही एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने एंड्रॉयड को ना अपना के, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी, उन्होंने एंड्रॉयड को ना अपना के बहुत बड़ी भूल की। एंड्रॉयड सबसे पहले नोकिया के पास गया था, देन सैमसंग के पास। आज भले सैमसंग नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 पे है, एप्पल नंबर 1 हो गया, लेकिन नोकिया डेट टाइम जिसकी तूती बोलती थी, हर लोग के पास नोकिया। और क्या कॉन्सेप्ट थे उनके पास, आपने उनके फ़ोन देखे होंगे, आई लव नोकिया एंड मतलब कि मोटर, क्या कहूँ, मतलब कि मोटरोला, मतलब कि फ़ोन डेट टाइम में अभिषेक बच्चन जब मतलब मोटरोला का ऐड करते थे, नाइस फ़ोन। LG के फ़ोन बहुत अच्छे आते थे मतलब कि डेट टाइम, लेकिन सब ने अपने अपने इनोवेशन में, जो HTC का फ़ोन मतलब कि बीच में बहुत अच्छा चला। लेकिन मैं वही बोला हूँ, आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए इस चीज़ का। मैं ये नहीं बोला कि आपको इंटरव्यू में कहा, लेकिन ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि HRD प्रोग्राम आर फोकस्ड ऑन इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्लान्स, ये आपको पूरा पढ़ना होगा। देन HRD कॉन्सेप्ट क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट that is basically deal with the training and development of the employee in the organization। यानी वो मिला जुला के वही बात है, बस ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसे लेनर्ड मतलब कि नोएडर का मैंने बोला है, 1969 में कॉन्फ्रेंस टू अस, ही डिफाइन HRD एज दोज लर्निंग एक्सपीरियंस विच आर ऑर्गेनाइज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड डिज़ाइन टू ब्रिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बिहेवियर्स चेंजेस। यानी इन्होंने क्या बोला, आपको सिर्फ अपने काम करने के तरीके नहीं, आपके बिहेवियर में भी चेंजेस लाना होगा। आपकी पॉजिटिविटी आपके पर्सनालिटी में मतलब दिखनी चाहिए, कंपनी के पर्सनालिटी में दिखनी चाहिए। आपको मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि टाटा और महिंद्रा, ये दोनों टेक्निकल कंपनियाँ नहीं हैं, लेकिन आप पास में TCS टाटा का सबसे बड़ा और टेक महिंद्रा का, ये दोनों कोर कंपनियाँ हैं। सॉफ्टवेयर या IT सेक्टर की कंपनियाँ नहीं, लेकिन इन्होंने IT सेक्टर में अपना बिहेवियर चेंज करके वहाँ पे भी अपना दबदबा बनाया। तो जो फ्यूचर देखेगा वो काम करेगा, ये आपको डिफाइन करना होगा। इन्फोसिस और विप्रो तो ये IT बेस्ड कंपनियां ही हैं, लेकिन क्या टेक महिंद्रा TCS, ये जो टाटा की कंपनियां हैं, इन्हें इन लोगों ने बनाया, जबकि ये प्रॉपर टाटा और महिंद्रा IT बेस्ड कंपनियां नहीं है। और इन्होंने IT सेक्टर में, आज तो TCS सबसे बड़ा नाम है, टेक महिंद्रा बहुत अच्छा नाम है। चलिए, देन कॉन्सेप्ट ऑफ HRD वही है अपना डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज मतलब कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन ब्रिंग्स इज नेसेसरी एंड विल इनवेरेबल ब्रिंग इन सस्टेनेबल बेनिफिट to the organization. It aims to overall development of the human resources in order to contribute to the well-being of the individual, organization and the society of the large number। ये आप एक बार देख लीजिएगा, स्ट्रेटेजिक सॉफ्टवेयर, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा फ्यूजन क्या है। अब हम देखते हैं सम बेसिक अजम्पशन क्या है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। द समवन हैज़ टू टेक पर्सनल डिसीजन, यानी HRD में आप क्या करते हैं, समवन हैज़ टेक पर्सनल डिसीजन who take decision is related to the issue of the power, influence and size of the organization. There is the identification set of core discipline area. We not now have considerable evidence about what consultant goods human resource management। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है कि आपको हर सेक्टर मतलब पार्ट बाई पार्ट, छोटे से लेके, यानी यू फ्रॉम द बेस लेवल टू द हायर लेवल, आपको हर किसी को पावर,
उसके साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको देना होगा, और वो क्या डिसीजन ले पाएगा, वो आपका एम्प्लॉय, तो वो आपको मैनेजमेंट ने आपको ह्यूमन रिसोर्स का बेसिक एजम्पशन यही है कि आपका वो आदमी क्या और वो सही डिसीजन ले पाता है कि नहीं। ये आप कैसे डेवलप कर पाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करके। आप जैसे एक उनको एक मतलब कि बहुत सारा आपको ट्रेनिंग देंगे जिसमें आप कराएंगे केस स्टडी कि ये केस स्टडी में यहाँ का एक ऐसा मतलब या सिचुएशन है, आप उसे सिचुएशन क्रिएट करके आप उनको एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब तैयार करा सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक एजम्पशन तो यही है। Now the assumption, people are the valuable organization resources capable of providing the present and the future service to the organization. Such future service have economic value to the organization can be measured. The information related to the human resource would facilitate various management decisions on the acquisitions, compensation, training and development. Now the core value, यानी हमारे HRD का वैल्यूज़ क्या है। आप देखिए इसकी वैल्यूज़ बहुत आपको मायने करेगी, और ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ HR की वैल्यू नहीं, कहीं भी काम करेंगे आप, एक मतलब मैं बोलूँ आप चाय की दुकान भी खोलेंगे ना तो आपको ये चीज़ काम ही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल, आपका गोल क्या है, व्हाट्स योर गोल। हर जगह सिर्फ मैं HRD की कोर वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर वैल्यू मैंने इसलिए यहाँ पे मैंने कोर वैल्यू लिखा, मैंने HRD का वैल्यू नहीं लिखा। ये HRD में ये आएगा और ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि उनके वैल्यू क्या है, लिख लीजिएगा। नंबर 1 गोल, आपका गोल क्या है, व्हाट्स योर गोल। देन टीम वर्क, आपको एक टीम बनानी होगी। आपको कोई काम, आप HR में हैं, आपको अकेले कोई काम नहीं होगा, आपको एक टीम बनाना होगा। टीम को फेथ, देन ट्रस्ट, टीम पे फेथ करना होगा, ट्रस्ट करना होगा आपको, और उस टीम को ट्रस्ट के बाद क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी होगी। आप उस टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि आपको ये, आपको ट्रस्ट हो गया, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ये, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। देन इनोवेशन, आपका इनोवेशन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, फिर नया इनोवेशन आइडिया भी तो होना चाहिए कि हमको ये करना है, वो करना है, फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर में ये इनोवेशन होगा। देन द इथिक्स, इथिक्स में थोड़ा सा इसमें आप लोग को बोलूँगा, शायद आप लोग ये इथिक्स के बारे में उतना कन्फ्यूज़न हो, तो इथिक्स को आप लोग बस रट लेना। इथिक्स क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब कि मैं बोलूँगा कि इथिक्स का एक बहुत बड़ा यूनिट है। अगर मैं पढ़ाने जाऊँ तो मुझे कम से कम 30 क्लासेस लेंगे आपको सिर्फ इथिक्स पढ़ाने में, क्योंकि इथिक्स ऐसा है कि इथिक्स क्या कहती है। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ इथिक्स के बारे में, आप अगर समझिएगा। मैं इथिक्स के बाद मतलब कि कस्टमर बोलता हूँ कि मतलब कि कस्टमर के लिए, क्योंकि आप सारा काम कर रहे हैं मतलब कि कस्टमर के लिए, कि ये सब कुछ मतलब कि कस्टमर इसमें सेटिस्फाई होगा कि नहीं, वो मतलब कि कस्टमर इथिक्स वो हो गया। इथिक्स 2 टाइप के, मतलब कि मेरे हिसाब से अगर मैं अभी आपको एक छोटे में पढ़ाता हूँ कि इथिक्स 2 टाइप के होते हैं। एक जो बुकिश इथिक्स है और एक जो आपका सोशल इथिक्स है। बुकिश इथिक्स और सोशल इथिक्स इज 2 डिफरेंट थिंग। मैं आपको सिंपल सा एक बताता हूँ कि मान लीजिए 2 ट्रैक लाइन है, ट्रेन की ट्रैक लाइन, मतलब कि वेस्ट बंगाल में तो सब ट्रैक लाइन पे ही मतलब सब ट्रेन पे चलते हैं। एक ट्रैक लाइन ख़राब है, मतलब उस पर ट्रेन जा सकती है वो, बट अभी उसको बंद कर दिया गया, लिख दिया गया है कि ये ट्रैक लाइन ख़राब है, बंद है, लेकिन जो उस पर ट्रेन जा सकती है और ये सब लोगों को है पता कि वो ट्रैक लाइन बंद है। और एक मेन लाइन है, ठीक है। 4 बच्चे मेन लाइन पे खेल रहे हैं, मेन लाइन पे जिस पे जो नॉर्मल है, और एक बच्चा खेल रहा है जो लाइन मतलब कि बंद हो गई है, लेकिन वो मतलब कि चालू है, वो मतलब कि बंद है, मतलब वो सबको पता है कि वो मतलब बंद है। और वो एक ट्रेन 100 की स्पीड में आ रही है। ड्राइवर ने देखा कि सही वाले ट्रैक पे 4 लड़के खेल रहे हैं और ख़राब वाले पे 1 लड़का खेल रहा है। कोई भी कंडीशन में वो मतलब हॉर्न मारे या जो मारे, मतलब बच्चे नहीं हटेंगे, वो क्या करेगा, आपके हिसाब से क्या करेगा। इथिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग सोच समझ के मतलब कि कमेंट करेंगे। देखिए मैं तो अभी आपके साथ लाइव नहीं हूँ, लेकिन आपके मन में क्या चलेगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे बोलूँगा सोशल इथिक्स। आपके मन में सबसे पहले आएगा नहीं, जहाँ 4 बच्चे मर रहे हैं वहाँ क्यों जाएँ हम, एक बच्चा मतलब कि मर रहा है वहाँ पे जाएंगे, सिंपल सा चीज़। क्योंकि वहाँ पे भी ट्रेन जा सकती है, आगे जाके हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक तो वो मतलब कि मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला कि दोनों पे चल रहा है, ब्रेक तो नहीं मार सकता। तो आपका नॉर्मल इथिक्स यही कहेगा, सोशल इथिक्स जिसको कहते हैं, कि वो एक बच्चे को किया जाए।
लेकिन मेरा एक और कॉन्सेप्ट है, वो बच्चा तो सही है, उसे पता है कि यहाँ पे तो ट्रेन कभी नहीं आएगी क्योंकि ट्रैक लाइन बंद हो चुकी है, तो वो तो गलत नहीं है। गलत तो ये 4 बच्चे हैं, गलत तो ये 4 बच्चे हैं। तो यानी जो बच्चा सही कर रहा है, सही रूल फॉलो कर रहा है, आप उसको मारना चाह रहे हैं। सोशल इथिक्स कहता है ये, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपका मतलब कि सोशल इथिक्स है कि 4 के बदले 1, 4 की जान ना जाए 1 की जान जाए। सोशल इथिक्स कहता है कि 1 की जान जाए, बट उसने तो सही किया, उसने सारा रूल फॉलो किया, रूल फॉलो करके वो सही जगह खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर उसकी जान क्यों जाए? ही इज टू इनोसेंट। बट ये 4 लोग तो इनोसेंट नहीं है, इनको है पता कि वहाँ पे ट्रेन आएगी, खेल रहे हैं, आप तो इनको मत बचा लिए। ये बुक का इथिक्स है। तो नॉर्मल मैं बोला सोशल इथिक्स, क्योंकि इंडिया में सोशल इथिक्स बहुत ज़्यादा है। हमारा सोसाइटी ये कहेगा, हमारा सोसाइटी वो कहेगा, हमारा सोसाइटी ये कहेगा, बट आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि वो एक सिंगल लड़के, आप जब भी इसका जवाब देंगे इथिक्स का, मैं आपको और इथिक्स के बहुत सारे, मैंने इथिक्स का जब क्लास किया था तो मतलब कि मेरा भी माइंड बहुत मतलब ब्रॉड हुआ कि अरे भाई ऐसा भी होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इथिक्स मतलब इथिक्स को मतलब कि बोल नहीं सकते। यहाँ पे इथिक्स क्या हुआ कि आपको मतलब कि कंज्यूमर का, आपको जो रूल रेगुलेशन क्या फॉलो करना है वो यहाँ पे चले, इथिक्स का वही है। लेकिन मेरे हिसाब से इथिक्स का आपको 2 वे में, मैं 2 वे बांटता हूँ, सोशल और बुकिस। और बुक और सोशल में, क्योंकि आजकल इंडिया में तो सोशल का ही वैल्यू है। चलिए, देन द मैकेनिज्म ऑफ द वर्कर। HRD का मैकेनिज्म क्या है? ट्रेनिंग, आप उसको ट्रेनिंग देंगे, उसका मतलब कि काउंसलिंग करेंगे, वर्कर मतलब कि पार्टिसिपेंट मतलब कि बढ़ाएंगे, मतलब मैनेजमेंट में, उसको मैनेजमेंट के बारे में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ऐसा है ऐसा है। एम्प्लॉय मतलब कि वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी ऑफ सर्कुलेस एंड ग्रीवांस मैकेनिज्म, ये सब चीज़ आपका HRD का एक मैकेनिज्म है। देन द सब्सटेंसेस क्या है? द फॉलोइंग HRD मैकेनिज्म आर करंटली इन यूज इन द ऑर्डर, जो अभी यूज़ में है। लाइक द मतलब परफॉर्मेंस अप्रैल, मैंने आपको पहले ही मतलब ईयर पढ़ा दिया है। पोटेंशियल अप्रैल, कैरियर प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, रिवार्ड जो भी है, सिस्टम क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी, इंडिविजुअल क्वालिटी, ये मैंने आपको पहले ही मतलब इसके बारे में बता दिया है। अब मैकेनिज्म फॉर द वर्कर, HRD मैकेनिज्म रेफर टू द मेथड ऑफ द इंस्ट्रक्टर अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप competition of the employee, competence of the employee. The mechanism for HRD have to be different for the worker that for the magician staff because of the job requirement of the worker, extreme level of the knowledge, consumption of the worker, number of the target group to be covered is different in case of the worker. The traditional mechanism of the HRD for the managerial staff like the performance appraisal, potential appraisal cannot be applied to the worker who had the development of any limited utility of the mechanism. देन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और कल्चर डेफिनेशन तो जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, बट मैं इसके बारे में कुछ अलग थ्योरी रखता हूँ और ये होना भी चाहिए। आपको अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप ये सब कुछ जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं अभी DCL में काम कर रहा हूँ, WBC DCL में, तो यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है, और ये क्लाइमेट वेरी करता है। ये क्लाइमेट मैं बोलता हूँ वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस, डिवीजन टू डिवीजन, सब टाइम, रूम टू रूम। आपके बॉस के रूम में अलग क्लाइमेट है, आपके रूम में अलग क्लाइमेट है, आपके कलीग्स के रूम में अलग क्लाइमेट है, आपके जूनियर के रूम में अलग क्लाइमेट है। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट वेरी करता है मेरे हिसाब से, और ये डिपेंड करता है द बॉस, आपका बॉस कैसा है। द बॉस इज़ जॉली, योर इन्वायरमेंट एंड योर क्लाइमेट इज़ टोटली जॉली, नॉट ओनली फॉर द योर जूनियर, सब जूनियर, ऑल आर। इफ़ योर बॉस आर स्ट्रिक्ट, योर क्लाइमेट आर टू टेंस एंड स्ट्रिक्टली, ऑल आर मतलब you have discipline. If you do any wrong thing, boss are so worried, he punishes, he gives so cause, anything. The organizational climate is depend on boss, but in my point of view, HR is the best role and mediator between the climate of boss and employee. Boss also contact you to do thing for the employee, और आप एम्प्लॉय से वो कैसे वो काम कराते हो, तो आप पे भी इन्वायरमेंट, ये क्लाइमेट बहुत चेंज करेगा। एंड देन कल्चर,
कल्चर तो देखिए, हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट का कल्चर होगा, जहाँ प्राइवेट है वहाँ प्राइवेट का कल्चर होगा, बट सब जगह रिफ्लेक्ट करता है बहुत जगह। जैसे मैं बोलता हूँ TCL और मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में है, यहाँ थोड़ा प्राइवेट कल्चर है, लाइक कॉर्पोरेट कल्चर। यही मैं TCS मतलब मैं TCS के बारे में तो नहीं बोलूँगा, टाटा की जो कोर कंपनियाँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट का मतलब कि है वहाँ, तो जस्ट लाइक वहाँ का गवर्नमेंट का मतलब कि है कल्चर। आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि जैसे UPSC लेती है, चलो सही, टाटा के अंदर एम्प्लॉय के लिए एक टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम होता है, आप लोग को शायद ना पता हो, जानेंगे, वो सिर्फ टाटा के एम्प्लॉय के लिए होता है। जैसे UPSC मतलब यह लेती है IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे टाटा में होता है टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो और वो सिर्फ अपने एम्प्लॉय को ही लेती है उसमें। तो ऐसा है कि कोर का ऐसे जैसे लाइक ONGC हो गया, ये जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर का, मतलब कहते हैं कि जो उसका कल्चर प्राइवेट वाला है, और एक कोर में आ गया या नहीं यार, इसका कल्चर प्योर गवर्नमेंट वाला है, तो आपके कल्चर पर डिपेंड करता है। अब आप बोलिए सर प्राइवेट का कल्चर क्या है, क्राइम मतलब और इसका, तो इंडिया में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का कल्चर क्या है, गवर्नमेंट में आप लेस डिसिप्लिन है, आपकी काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ऑन द टाइम आपको काम देना है, वहाँ डिसिप्लिन ज़्यादा है, आपको टाइम पे आना है। बट आपको ये DCL और TCL में नहीं मिलेगा, यहाँ तो आपको काम पूरा प्राइवेट सेक्टर पे ऑन टाइम आना है, ऑन टाइम जाना है, और आपको आपका जॉब प्रोफाइल, आपको जॉब अलॉटमेंट सब मिलता है यहाँ पे, बट आपको काम करने में मतलब मज़ा आएगा। चलो अब आ जाते हैं इसका डेफिनेशन पे। अगर आप ये मेरी चीज़ समझ गए कि कहाँ मैंने क्लाइमेट और कल्चर दोनों को मैंने बहुत एक सिंपल वर्ड में बोला कि क्लाइमेट आपके बॉस पे डिपेंड करेगा, एंड आप उसके HR बनेंगे तो आप मतलब कि मीडिएटर बनेंगे, सिंपल सा ही कि आप उसमें क्या कर पाते हैं क्लाइमेट पे। चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्ट करेंट एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द क्लाइमेट, इन्वॉल्व द अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी मैनिपुलेटेड, और reflect the atmospheric of the organization which has evolved over a number of years, evolved over a year, cannot be easily manipulated and change। यानी उसका क्या बोला मतलब कि जो इसका कल्चर है वो मैनिपुलेट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वो मैंने आपको बोला ही। आपका गवर्नमेंट का कल्चर है, प्राइवेट का कल्चर है, तो वो मैनिपुलेट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बट आपका क्लाइमेट मैंने बोला बॉस जैसा रहेगा वैसा चेंज हो जाएगा, इजली मैनिपुलेटेड। आप चले चारो आप मतलब कि मैनिपुलेट मतलब कि कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉय को बोलोगे नहीं भाई अपना काम टाइम पे कर लो, यही है, बस यही है। आप देखिए मैं बोला कि बेसिक डिफरेंस जब आप ये समझ जाएंगे ना, तो आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे, आपको एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन लगाने में कोई, और आप अगर पढ़े लिखे होंगे आपको उसमें एलिमिनेट करने में 4 में से 3 बहुत ईजी होगा। अगर आप ये बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बोला कि क्लाइमेट आप पे आपके मतलब क्लाइमेट चेंज होता है रूम बाय रूम, आपका हेड ऑफिस का अलग होगा, रीजनल ऑफिस का अलग होगा, डिविजनल ऑफिस का अलग होगा, साइट ऑफिस का अलग होगा, फिर उसके अंदर भी मैं जैसे मैं अभी डिवीज़न में हूँ, तो डिविजनल ऑफिस में ही हमारा एक डिवीजन मतलब कि मैनेजर हो गया, या रजिस्ट्रेटिव इंजीनियर का अलग हो गया, हमारा HR का अलग हो गया, अकाउंट सेक्शन का अलग हो गया, सबका अलग अलग मतलब इन आपको मिलेगा। हर ये रूम बाय रूम वेरी करेगा, सब अच्छे हैं सब, जहाँ कोई स्टिक है तो स्टिक। और कल्चर तो क्या है, कल्चर आपका, आप अगर गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट वाले, जैसे आपका जैसे DCL TCL में काम चलती है SAP पे, हमारा सारा वर्क SAP पे होता है, तो SAP का ही काम चलेगा। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी SAP पे ही काम होता है, लाइक मतलब कि TCS VCS सब, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर ऐसा काम होता है। आपकी एक जवाबदेही है कि इतने दिन के अंदर आपको सारा काम करना है। इवन आपको मतलब ये मैं बताऊँगा कि DCL TCL में आपको हॉलीडे जो छुट्टी आप लेते हैं LCL, वो भी सिस्टम में अप्लाई होता है, मतलब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और आपके हायर अथॉरिटी वो आपको अप्रूव करते हैं। मतलब कि खास करके मैं HR हूँ तो मैं भी मतलब आप जब HR होंगे आपको अप्रूव करना होगा, फिर एब्सेंटी जो अपलोड करना होगा डेट टाइम, वो सब कुछ आपको। देन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्या है, तो आप उसका लीडरशिप, क्वालिटी, इंसेंटिव्स, मतलब कि वर्किंग रिलेशनशिप, कैपेबिलिटी, ह्यूमन बिहेवियर, मैंने आपको ये सब मतलब कि बता दिया, कैपेबिलिटी पे भी रहेगा, वर्किंग रिलेशनशिप। इसलिए मैंने बोला कि चलिए HR का पार्ट यहाँ पे रोल बहुत बड़ा हो जाता है, ये वर्किंग रिलेशनशिप। आप मतलब कि मीडिया का काम करेंगे, ये आप जान लीजिए, ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको।
Then HRD culture, HRD facilitate development of the enable culture is the organization in a changing environment. Organization are required to go for the frequent restructuring and the redesigning of the activity. Without an enable culture, it is difficult for the organization to withstand the change requirement. HRD culture will develop an enable culture in an organization is a characterized by the following practices: openness, comfortness, trust, autonomy, प्रोएक्टिविटनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कोलैबोरेशन। वही बोला, जैसा आपका बॉस होगा, अगर उसकी ओपननेस अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस ऐसा होगा, ट्रस्ट कैसा होगा, ऑटोनॉमी होगा। आप HR हो, आपको समझाना होगा, बट हमारे यहाँ तो नहीं समझाता, बट एक पढ़ लीजिएगा, ये आपका आएगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट कंपेरिजन, कॉन्ट्रेस्ट कल्चर रिफ्लेक्ट टू द बिहेवियर नॉर्म्स, अजम्पशन एंड बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने बोला ना, आप जो मैंने आपको बोला वही बेस है और कुछ नहीं। The climate refer to the perspective of the person in the organization that reflect those norms, assumption and beliefs. अब now आ जाते हैं HR इंटरवेंशन। इंटरवेंशन से आप क्या समझते हैं, पहले मुझे बताइए, आप लोग के मन में क्या आया इंटरवेंशन मतलब? आपको कुछ तो समझ में आया होगा। ये मुझे भी उतना ये टॉपिक मतलब ये मेरे लिए भी थोड़ा मतलब ट्रिकी, मतलब मेरे लिए बहुत हार्ड रहा, क्योंकि ये मतलब कि मेरे को भी समझ में नहीं मतलब कि नहीं आता था। लेकिन जब मैं अच्छे से हाँ, और मैं अभी बोलता हूँ, संजय पासवान माई टीचर, यूनियन मिनिस्टर थे एक टाइम वो, तो हमारे टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया इसको, बहुत बेस्ट। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे बस एक स्लाइड में ही बताया है, डेफिनेशन ऑफ द डिजायर्ड प्रोसेस ऑफ कैपेबिलिटी, डिफाइनिंग एक प्रोसेस है। इंटरवेंशन का मतलब क्या है? एक प्रोसेस। आपकी क्या प्रोसेस है? डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पैक्ट बेस्ड HR सिस्टम, उसका क्या सिस्टम होगा? आपका मैपिंग करना होगा, आपको लिखना है गैप फिलिंग सॉल्यूशन, मतलब कहीं आपका कोई एम्प्लॉय नहीं है, आपको गैप फीलिंग आ रहा है, वर्किंग नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको कम करना होगा। रिसाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रूल, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉपर पूरा कैपेबिलिटी से नहीं आ रहा है, तो आप एक बार रीडिज़ाइन कर सकते हैं, एक को अलग काम, दूसरे को अलग काम, एक रोटेट करके देख सकते हैं, या फिर अलग स्ट्रक्चर चेंज करके देख सकते हैं। 3 लेयर, 4 लेयर, 2 लेयर, आप हर को करके कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बैलेंस स्कोर, आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मतलब कि बैलेंस करते हैं। एंड मेजरिंग रोल ऑफ द ट्रेनिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एंड द डायग्नोसिस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। HR इंटरवेंशन का सबसे बड़ा चीज़ है गोल सेटिंग। आपको गोल सेटिंग करना ही होगा, कोई गोल सेटिंग करना होगा कि मुझे ये गोल प्राप्त, ये गोल मुझे चाहिए। एंड गोल के बाद आपका क्या है? मैनेजिंग वर्कफोर्स डिलीवरी। आप अगर गोल किए तो गोल के लिए आपको काम कराना होगा, तो उसके लिए आपको क्या होगा? वर्कफोर्स देना होगा। देन उसका परफॉर्मेंस, आप वर्कफोर्स तो दिए, बट उसका परफॉर्मेंस है वैसा कि वो गोल अचीव कर पाए, क्या वो वर्क मतलब कि कर पाए। देन आप उसको परफॉर्मेंस दिए, गोल दिए, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा। आप उससे बोले नहीं मुझे ये काम कल चाहिए, पर से स्ट्रेस आएगा। तो आप उस स्ट्रेस के वेलनेस, उस स्ट्रेस को कम करने के उसका हमें वेलनेस, वो आप क्या करेंगे? रिवार्ड सिस्टम, ठीक है। कि जैसे ही उसको स्ट्रेस हुआ, मतलब कि वेलनेस में क्या आएगा? रिवार्ड, हम उसको रिवार्ड देंगे। रिवार्ड, फिर कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रिवार्ड नहीं आ गया, अब आप उसको प्रमोशन दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं। HR इंटरवेंशन, एम्प्लॉय रिस्टोरिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, लर्न फ्रॉम द HR स्ट्रैटेजी। मुझे इसके मैं अभी बोलूँगा इंटरवेंशन के बारे में। आप एक ही चीज़ समझ जाइए, मेरे टीचर ने जो मुझे यही समझाया था, घर में आपके पापा को या मम्मी को आपसे काम कराना, आप काम नहीं कर रहे हो, क्या कराते हैं? सबसे पहले गोल अचीव किया कि आज ये करवाना है इससे बच्चे से, तो नहीं सुनो यहाँ काम करो, वर्कफोर्स लगा, ए बेटा थोड़ा और काम करो, का मतलब यार परफॉर्मेंस हाई कराए, ये सामान ले आओ, ये सामान ले आओ। और आपको स्ट्रेस हुआ तो अरे स्ट्रेस घटाने के लिए क्या बता रहे, तुमको चॉकलेट देंगे, फ्रूटी देंगे, घुमाने ले जाएंगे। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, चलो ना यहाँ घुमाने ले जाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, कल भी तुमको देंगे। ये है इंटरवेंशन, बस HR इंटरवेंशन। इस चीज़ को आप समझ जाइए। और ये मैंने जो आपको वर्ड बोला, ये वर्ड याद रखिएगा भाई, ये ऑनलाइन क्वेश्चन में आएंगे। देन द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से सब HR वाले तो नहीं पढ़े होंगे, तो इस पर इतना मतलब ज़्यादा
आएगा नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए। मतलब कि मेथड अकाउंटिंग का क्या है, अकाउंटिंग का सिंपल सा मैंने कॉस्ट अप्रोच, इक्विटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब कि वैल्यूअल अप्रोच, प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेंसिव वैल्यू, वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन द ऑडिट। तो मैं पहले अकाउंटिंग का एक सिंपल सा चीज़ है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका जो भी काम हुआ उसको एक अकाउंटिंग में उसमें कितना कॉस्ट लगा, आपको इसका एक प्रॉपर ब्यौरा रखना होगा। इसका दो होता है, एक आपको प्रॉपर वे में और विथ ब्रेकअप रखना है, जो आपको यहाँ पे लिखा है कॉस्ट अप्रोच, कॉस्ट अकाउंटिंग। एक वैल्यूअल अप्रोच, उसकी वैल्यू क्या है, कितनी होनी चाहिए, मार्केट में इतनी है, हम इतने कम में किए या इतने ज़्यादा में किए या क्यों किए, मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट इसके बाद इसका आपको पता चलेगा अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। कि मान लो मैंने एक पेन लिया, मैंने अपने डिपार्टमेंट के लिए एक पेन लिया, मैंने एक पेन लिया, पेन की मार्केट कॉस्ट है 3 रुपया, मैंने लिया 2.5 रुपीज़ में, या एक और कंडीशन रखते हैं 3.5 रुपीज़ में, ठीक है। दो चीज़ का आपको इन सब का रखना है कि आपने, आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपने इतने में लिया, 2.5 में लिया, 3.5 क्यों लिया 2.5 में, 2.5 में कम लिया, ये आपको जरूर आएगा कि आपने कम लिया, लेकिन ये आपको कैसे लिया, वो कम कैसे मिला, क्वालिटी में आपने तो कुछ नहीं किया, क्वालिटी आपको वहाँ पे देना होगा। फिर ये अगर आपने 3.5 में लिया, 3.5 में लिया तो ज़्यादा में क्यों लिया, उसका भी आपके पास प्रॉपर ये होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपके पास आएगा HR ऑडिट। और ये भाई मैं अभी तुम्हारे पास जो वीडियो इतना देर से लाया, कारण यही था कि मैं कैग ऑडिट और अपने इंटरनल ऑडिट HR ऑडिट में ही फंसा हुआ था। और वहाँ के मतलब कि गंगेश कुमार झा से, जो मेरे कैग के ऑडिटर थे जो आए थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आप लोग को पढ़ाने के लिए भी, कि HR ऑडिट जो यहाँ पे लिखा है, HR ऑडिट आर स्ट्रक्चरल रिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी प्रोसीड्यूर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम प्रैक्टिसेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनिंग कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट। यानी आपको डॉक्यूमेंटेशन भी रखना है, प्रोसीजर भी सही से करना है, क्या प्रोसीजर है, कंपनी का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से करना है आपको, मतलब कि कंपनी के पॉलिसी से, प्रोसीड्यूर से, डॉक्यूमेंटेशन से, सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिसेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइनिंग, और आपको लीगल भी, उसका लीगल भी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से आपको करना है। वरना आप कोई कंपनी को देखिए जो आपको मतलब यार सस्ता दे रहा है और वो मतलब कि सरकार के नगर में या गवर्नमेंट के नगर में वो इलीगल है, वो कंपनी इलीगल, आप तो नहीं दे सकते उसको, आप उससे ले लिए, आप तो वहाँ पे नहीं दिखा सकते कि सर हम कम सस्ते में ले लिए, ऐसा नहीं होगा। तो आपको इसलिए क्या, रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इम्प्लीमेंट एंड मेजर ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर, पहले आपको रिव्यू करना होगा, फिर उसका पॉलिसी एंड उसका प्रोसीड्यूर पढ़ना होगा, फिर रिव्यू पर्सनल सिस्टम इन द कंपनी टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। देन आते हैं ऑडिट के बाद हमारा मॉडल, सेकंड मॉडल, ये तो आप एक बार देख लीजिएगा, ये मॉडल्स का क्या है। HR ऑडिट का ऑपरेशनल है, कंप्लायंस है, सिस्टम है, स्ट्रेटजिक है, पर्सनल है, फंक्शन है। नीड ऑफ HR, अब नीड क्या है, चेंज इन द मैनेजरियल फिलॉसफी, यानी मैनेजरियल फिलॉसफी में मतलब मैं कहूँगा कि मैनेजरियल में कि मैनेजर अपने आप में तो सब कुछ नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहा है। नीड फॉर फीडबैक कैसा है, क्या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं नहीं। सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द ट्रेड यूनियन, यानी ट्रेड मतलब यहाँ पे ट्रेड यूनियन तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ यहाँ पे ट्रेड यूनियन है उनका क्या है, उनको HR में क्या क्या चाहिए, हम HR ऑडिट में कर रहे हैं तो ट्रेड यूनियन का बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अवॉइड अंडर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बट पता है क्या, ऑडिट गवर्नमेंट ही कराती है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो होगा ही। एंड द मैनेज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, यानी वर्कफोर्स का डाइवर्सिटी है, कहीं हमको ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं अभी HR ऑडिट जो फेस किया उसमें मतलब आप मतलब कि मेरे को हार्पिक से लेके, मैं सही बोलूँगा, हार्पिक से लेके पे कमीशन तक सारा चीज़ का हिसाब देना पड़ा मुझे, कि मेरे ऑफिस में कितना हार्पिक यूज़ हुआ और पे कमीशन में कितना पैसा सबको देना पड़ा, मतलब इंसेंटिव हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, एवरीथिंग। नाउ ये मैंने आपको अकाउंटिंग द मतलब कि कैपिटलाइजेशन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड,
रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉस्ट मेथड, अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट मेथड, इकोनॉमिक वैल्यू मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट को मतलब कि कॉस्ट बेनिफिट मेथड, नॉइसी मेथड फॉर द HRM, एरिया टू फोकस ऑन द HR ऑडिट, प्लानिंग, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, कंपेंसिंग, ये तो बस वही चीज़ है। इंपॉर्टेंस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैन पावर प्लानिंग, यानी आपको मैंने बोला कि मैन पावर का प्लानिंग, इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेकिंग पर्सनल पॉलिसी, मतलब पर्सनल पॉलिसी क्या होगा, हमारा कंपनी का मतलब पॉलिसीज़ कैसे रहेंगी, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर प्लेसमेंट, मतलब सही जगह प्लेसमेंट सब कुछ का है कि नहीं, इंक्रीज मोरल एंड मोटिवेशन, सबका मोरल मोटिवेशन तो नहीं बढ़ता है कि मेरे हिसाब से, बट है पढ़ लीजिए। अट्रैक्ट बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये हो सकता है बेस्ट, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं ना। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का ये मैंने बहुत अच्छा एक स्लाइड मतलब मुझे कहीं से मतलब कि मिला था, मैंने उसे थोड़ा कॉपी करके बनाया है, ये आप देख लीजिए एक बार। ये मुझे लगता है मतलब कि ऑनलाइन क्वेश्चन में ये सब आ सकते हैं, एक बार आप देखिएगा। बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग ऑफ द HR यूनिट, वो जो भी है, इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशन या ब्रिंग द टाइम ट्रेंड, ये सब मतलब कि बुकिश लैंग्वेज है, पढ़ लीजिए, कुछ होता है नहीं, बट आपके एग्जाम में मतलब कि आएगा, इन आपको इंटरव्यू में ये ज़्यादा काम आएगा। HR ऑडिट, रिव्यू डेवलपमेंट, कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय, अवार्ड कवरेज एंड पे रेट्स, लीव इंटेंशन, मतलब ये सब प्राइवेट सेक्टर के लिए है, बेसिकली गवर्नमेंट में नहीं होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन आते हैं। नाउ ये बहुत अच्छा मतलब ये क्लाइंट कंसल्टेंट एंड रिलेशनशिप, ये मैंने बहुत अच्छे से मतलब ये मुझे मिला, और शायद मुझे यही एक क्लाइंट कंसल्टेंट का मैंने इसके अलावा कुछ और डाला भी नहीं, कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा। जैसे हम लोग, मैं अपने से रिलेट करता हूँ आप लोग तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे, मतलब कि TCL में जाओगे, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ। तो आपके पास कोई क्लाइंट आया, जैसे मेरे पास ही कोई बिजली, मतलब आप ही लोग हैं, मतलब कि मीटर अभी जैसे, हाँ मैं अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग सबके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, पूरे वेस्ट बंगाल में एक घंटे लाइट जा रही है डेली, 7 से 12 के बीच में, एट द इवनिंग टाइम 7 to 12, 1 आवर अप्रॉक्स, मतलब कि 1 आवर पावर कट ड्यू टू द जनरेशन हैज़ नॉट डन। तो बहुत लोग आते हैं, मतलब कि मेरे पास फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं, मेरे यहाँ लाइट नहीं है। तो अब वो क्लाइंट हो गया, क्लाइंट ने मेरे को क्या बोला, गो डू फॉर मी, यानी हमको लाइट दीजिए क्लाइंट। तो मेरा कहना रहता है कि मेरे घर भी लाइट नहीं है भाई, मैं कहाँ से आपको दे पाऊँगा। तो आपने उसको कन्वे किया, और हम बोले कि हम अभी अगर आपको सिर्फ लाइट देंगे तो पूरा ग्रिड चल उड़ जाएगा, तो फिर आपको 7-8 घंटे लाइट नहीं रहेगा। तो वो मतलब कि मानता है कि नहीं अच्छा ऐसा बात है सर, ठीक है। एंड सेकेंड, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। कुछ कंज्यूमर आते हैं जो पैसा बोलते हैं आपको नहीं आता, मैं बताता हूँ आपको नहीं चलाने आता, ये करना नहीं आता होगा, आपका भी, आप भी चले जा रहे हैं, आपका भी सामना होगा ऐसे लोगों से। देन आपको वहाँ पे क्या रहता है, शांत, कंसल्टेंट हमेशा शांत रहेगा, फिर आप उसको समझाएगा, हाँ ठीक है आपका जो बात है वो मैं आगे मैं तो बढ़ाऊँगा, मतलब कि बोलूँगा नहीं होगा। फिर कभी क्या होता है, हम क्लाइंट के साथ मतलब कि मिल के काम करते हैं, लेट्स डू टुगेदर, हम साथ काम करते हैं। लाइक हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में होता है एक परिसेवा मेला, सेफ्टी का प्रोग्राम जो होता है, जहाँ हम लोग उनसे मिल के काम करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा, ये मेरा एग्जांपल। और मैंने इसमें आप देखा होंगे नीचे कंट्रोल यहाँ पे किसका है, गो डू इट फॉर मी, यहाँ पे आपका है कि ये वाले, मतलब फर्स्ट में देखिए यहाँ पे कंट्रोल जो है ये आपका मतलब कंसल्टेंट का है। देन सेकेंड वाले में कंट्रोल किसका, क्लाइंट का, नहीं तुमको ये करना होगा मेरे लिए, मतलब तो उसके पास है। देन द थर्ड वन यहाँ पे मीडियम, दोनों का मतलब कि मिलजुल के, ये मुझे बहुत अच्छा हुआ कंसल्टेंट क्लाइंट रिलेशनशिप का। नाउ द ट्रस्ट इशू इन द कंसल्टेंट क्लाइंट रिलेशनशिप, द क्लाइंट ट्रस्ट ऑन द कंसल्टेंट की साइड। अच्छा ये मुझे लास्ट में लगता है समायु ने डाला, समायु को मतलब मिल गया होगा थिंग्स। समायु मैंने आपको मतलब बोला, वो बहुत, मैं इतने से वीडियो नहीं डाला, वो मुझे बहुत डेली फोड़ रहे थे सर, वो पूरा मतलब कि अरे PPT उसी ने मतलब बना के दिया मुझे। देन थिंग्स विल गो आउट फॉर द हैंड विद एन आउटसाइड इंटरव्यू, जो मैंने आपको ये है। और हाँ ये एक बहुत अच्छा, वो मैंने उसी को बोला था, ये बुक्स का, ये आप अगर पढ़ लेंगे, आप ये देखिएगा, आपको शायद गूगल पे मिले या ना मिले, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। और इससे शायद 1-2 क्वेश्चन बनेंगे मेरे हिसाब से। कंसल्टेंट क्लाइंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट इशू, इंटीरियर कंट्रोलिंग, डिफाइन द क्लाइंट सिस्टम, ट्रस्ट नेम कि हाँ आपको क्लाइंट पर ट्रस्ट होना चाहिए, डायग्नोसिस, डेप्थ ऑफ द, ये सब मेन प्राइवेट सेक्टर के लिए है, बट एक बार आप देख लीजिएगा। आप ये गवर्नमेंट सेक्टर में इतना मतलब, क्योंकि मैंने UGC नेट में भी उतना कुछ देखा नहीं इसका, इस टॉपिक से, बट जो भी है आप एक बार देख लीजिएगा। कंसल्टेंट सर्विस डेफिनेशन। अब आते हैं नॉलेज मैनेजमेंट पे। व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट एंड द बेनिफिट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात
शायद मैं इसका डेफिनेशन लाया था, नॉलेज मैनेजमेंट का डेफिनेशन ना डेफिनेशन नहीं डाला है, समझ में मैंने दिया था उसको। ठीक है, बेनिफिट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट का मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आपको पता हो कि क्या होने वाला है। नॉलेज मतलब आपको अपना नॉलेज यानी आपका जो है मतलब उसके मतलब इसका एक बहुत हाँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज मतलब कि मैनेजमेंट क्या है आपका, इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज, कॉन्टिन्यूटी इम्प्रूवमेंट, एडवाइस, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिस, प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, पीपल, ऑन बोर्डिंग, ये सबको मिला के जो आपके पास है वही है नॉलेज मैनेजमेंट। आपके पास मतलब एचआर के पास आपके पास कहीं ट्रेनिंग का होगा, एक्सपर्टीज़ होंगे, आप कोई चीज़ का एडवाइस होगा, आप टेक्नोलॉजी होगा, कि सब में तो आप नहीं होंगे। लेकिन आपको ये मैनेज करना है कैसे। टेक्नोलॉजी आप अपने असिस्टेंट इंजीनियर या टेक्निकल पर्सन से ले सकते हैं। प्रैक्टिसेस आप अपने लोअर एम्प्लॉय या जूनियर से काम करा सकते हैं। प्रोसेस आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपने जो आपको एम्प्लॉय मिला है क्या चलो ऑफिस सिक्योरिटी या जो भी मिलेगा जो उससे आप काम करा सकते हैं। पीपल से आप कैसे मतलब कि कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे एक गैदर ले सकते हैं कि क्या आपका फीडबैक है। ऑन बोर्डिंग काम कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस मतलब कि मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन से क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। ट्रेनिंग से कुछ मिलेगा, एक्सपर्टीज से मिलेगा कुछ, एक्सपर्टीज जो आपके मतलब कि प्रीवियस एम्प्लॉय हैं वही सब। ये है नॉलेज मैनेजमेंट। लाइक एडवाइसेस जो आपको मिला, प्रोसेस मिला, इम्प्रूवमेंट आपने किया, पीपल्स के थ्रू जो आपने मिला, टेक्नोलॉजी जो आपने यूज की, प्रैक्टिस करते करते आया, इन्फॉर्मेशन मिला। नॉलेज मैनेजमेंट का यही मैंने यहाँ पे भी डाला है, बहुत अच्छा। अब एक्सपर्टिव नॉलेज और टैकेट नॉलेज मैंने दो बोला, मैंने ये वर्ड ये था नहीं कहीं, बट ये मैंने अपने तरीके से डाला कि आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो आपका एक्सपर्ट नॉलेज में आ जाएगा, आप नॉलेज का एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन आप अनरिटेन आपको लगा रहे नहीं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो आप भूल जाओगे। टास्क एंड प्रोसीड्यूर, हर एक चीज़ को टास्क, आज मुझे डे 1 में ये काम कर देना है, यहाँ नॉलेज फॉर्म में नहीं, मैं तो मेमोरी पर नहीं, टास्क लिख। रिपोर्ट, प्रोसेस, पॉलिसी, मैनुअल, आपको रिपोर्ट बनाना है, प्रोसेस में बनाना है, हाउ टू प्रोसेस और पॉलिसी, आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है उस हिसाब से बनाना है कि नहीं अपने मन से मैं तो सब जानता हूँ, नो हाउ। रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। डिफ़िकल्ट रिटेन इनके पास है नहीं, वो दिन ये था, वो दिन ये था, तो याद से तो काम चला, आपके पास तो डॉक्यूमेंट है कि मैंने उस दिन ये किया, उस दिन ये किया, उस दिन ये किया। तो ये होता है नॉलेज मैनेजमेंट। आपको कैसे नॉलेज को मैनेज, आपके पास जितना नॉलेज है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, दोनों चीज़ हो गया। अब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम वही है मतलब कि आपको रिक्वायरमेंट देना होगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना होगा। इन्फॉर्मेशन जो आप जहाँ से लेंगे मतलब पीपल से लेंगे, पेरोल से लेंगे, लीव से लेंगे, मतलब जो भी एक एक्सपर्ट क्या है आपका इन्फॉर्मेशन, क्या है आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्या है आपके ह्यूमन रिसोर्स का, आपको कि किसी का एम्प्लॉय कितने हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉय यानी मतलब कि पीपल एडमिशन, आप उनको सैलरी कितना देते हो, पेरोल, उनका लीव और एब्सेंट क्या है, उनका पर्सनल सेल्फ सर्विसेज क्या है, वो क्या करते हैं, आपको और कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आपका परफॉर्मेंस एवोल्यूशन क्या है, ट्रेनिंग आप करा रहे हो कि नहीं, कंपनसेशन एंड बेनिफिट आपका क्या है। यही है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके सिस्टम का। ये बहुत अच्छा है। और ये हाँ, ये मैं आपको फंक्शन मतलब बहुत अच्छा है कि इसका मैनेजरियल फंक्शन क्या है और ऑपरेटिव फंक्शन क्या है। आपका क्या बोलूँ, मैनेजरियल फंक्शन हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इसमें मतलब प्रोसीडिंग, डेवलपमेंट, कंप्रेशन, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन। ये आपका एक बहुत अच्छा मैंने बना के दे दिया है। चाहे इसका मतलब कि बेनिफिट ये है, बेनिफिट के बारे में मैं बोलूँगा, आप एक बार आप लोग खुद से कुछ इसका देखिएगा। मैंने उतना इसका सर्च नहीं कर पाया, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला था। नहीं इसका तो मैंने दिया ये हाँ, डाटाबेस टाइम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि मैनेजमेंट का मैं क्योंकि उसका देखा मुझे लगा कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी ये डाटा रोल, पेरोल फंक्शन, एम्प्लॉय इंटरफेरेंस, ये एक बार आप देख लीजिएगा। आपको नहीं लगेगा आप एक बार मुझे मतलब कि बोलिएगा, मैं मतलब पढ़ा दूंगा अगर आपको ये लगेगा तो। बाकी ये नया नया आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम, एम्प्लॉय, प्रोग्राम, डाटाबेस, एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड, ये मैं आप सबको बोलूँगा कि मैं जो ये कीवर्ड दिए हैं काइंडली इसको प्लीज़ ये तो आप अपने बुक में लिखें ही कॉपी में, कि आपको रिवीजन में एकदम काम आएगा। देन IHRM, ये मैंने ज़्यादा नहीं किया है, बस मैं आपको एक इसका मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही यूज होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो हमारा इंटरनेशनल में क्या हो रहा है ये तो हम लोग करते नहीं, बट
इसके क्वेश्चन मैंने यूजीसी में भी बहुत कम देखे हैं, बट देखते हैं। HR एक्टिविटीज़ जैसे आपका क्या हुआ, प्रोसेस, यूटिलिटी, एलोकेशन, ह्यूमन, कंट्री, इनोवेशन, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है ये, HR प्लानिंग, इंटरनेशनल IRM एक्टिविटी, HR प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल क्या है डेफिनेशन, आप इसका डेफिनेशन से ही देख लीजिए कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ procuring, allocating and effective utilizing human resource talent in a multinational corporation। मल्टीनेशनल कंपनी का जो है उसके थ्रू आपको इसमें जानना होता है। डिफरेंस बिटवीन HRM एंड IHRM, ये आपका होमवर्क रहा, ये आप करके लाइएगा, क्योंकि मैंने इसका अगर फिर आपको लगेगा तो मैं फिर आपको बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और IHRM का ये मैंने डेफिनेशन भी बहुत अच्छा देखा था, अनअकैडमी का कहीं से डाल रखा था कि किसी ने। ट्रांसलेशन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ा दूँगा। ऐसे इसका कुछ है नहीं। ट्रांसलेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही है कि ट्रांसलेशन कॉर्पोरेशन TNC आर अ कंपनी ऑफ द फिल्म एंड फैक्ट्री ऑफ films and the factory and the offices in many different countries. They are also called the multinational corporation. In reality they are different in the TNC and MNC that operate worldwide without being the identified with a national home basis। ठीक है, ये भी वही है, मतलब इंटरनेशनल वालों का है, ये ज़्यादातर आता नहीं है, मैंने यूजीसी का देखा है। बाकी आपको कुछ इसमें लगे तो मेरे को मतलब कि बोलिएगा। यूनिट 3 आपका आज कंप्लीट हो गया। आई विल ट्राई, मैं आपको ट्यूसडे को यूनिट 4 कर दूँगा। मैं आपको जुलाई मतलब जून इन तक मैं आपको सारा क्वेश्चन, मैं ये सारा यूनिट कंप्लीट कर दूँगा। फिर जुलाई से आप लोग जिस टॉपिक पे बोलेंगे उस टॉपिक पे फिर अपन बनाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।